यह कहानी जबलपुर नामक एक गांव की है। उस गांव में एक मूर्ख किसान रहता था। वो किसान तो मूर्ख था ही, उसके साथ साथ उसका पूरा गांव भी मूर्ख था। वह किसान बड़ा गरीब था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में वह, उसकी पत्नी तथा एक छोटा बच्चा था। एक दिन किसान ने सोचा कि मुझे खेती करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब कुछ दिन तक आराम से घर पर बैठकर खाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसी दिन से खेतों पर काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो किसान खूब अच्छी तरह मौज उड़ाता रहा, लेकिन जब उसके पास धन थोड़ा रह गया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि अब तुम खेती करना शुरू कर दो। लेकिन किसान के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब इसी प्रकार कई दिन गुजर गए तो उसकी स्त्री ने एक दिन क्रोधित होते हुए कहा, देखो जी, आप मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। घर का तथा जानवरों का खर्च कहाँ से आएगा? खेत पर जाए बिना काम कैसे चलेगा? उसने अपनी बीवी की बात सुनकर खेत में जाकर काम करने का निर्णय लिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने किसान से पूछा, क्यों भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो अपने खेत पर जा रहा हूँ। देखो, बात यह है कि तुम इस समय खेत को जोतोगे तो वहाँ तुम्हें सोने का घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ मिलेगा। इसलिए तुम आज से ही पूरे खेत को जोत डालो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि धन को पाकर घमंड मत करना, वरना तुम्हारा धन लूट या छीन लिया जाएगा। इतना कहकर वह आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। वह किसान मूर्ख तो था ही, इसलिए उसने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह अचानक गायब हो गया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह अपने खेत पर जा पहुंचा और उसे जोतना आरंभ कर दिया। जोतते जोतते अचानक उसके हल का फार किसी चीज से टकराकर जमीन में गड़ गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि हल को बाहर निकाल ले, लेकिन फार इतनी गहराई से जमीन में गड़ गया था कि किसी तरह निकलता ही नहीं था। अंत में परेशान होकर किसान अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तूने किस घड़ी में मुझे खेत पर भेजा था? हल का फार जमीन में इस तरह गड़ गया है कि किसी प्रकार निकलता ही नहीं है। तू मेरे साथ चलकर उसे निकलवा दे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वो भी किसान साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि हल का फार जमीन में गड़ गया है। खेत में पहुंचकर किसान की पत्नी ने देखा कि हल का फार धरती में गड़ा हुआ है। अब दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। आखिर में खूब खींचतान करने पर बड़े जोर की आवाज के साथ हल का फार जमीन से छूटकर अलग हो गया। जैसे ही फार अलग हुआ वैसे ही खन की आवाज के साथ एक घड़ा नजर आया। वह सोने से भरा हुआ घड़ा था। वो दोनों उस घड़े को देख बहुत खुश हुए। जब उसे लेकर घर पहुंचे तो किसान को उस आदमी की बात याद आई जिसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने जब यह बात अपनी पत्नी से बताई तो उसने सोचा कि कहने वाला भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। उसकी पत्नी ने सुना कि उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसका आधा पुण्य कर देना। तो उसने किसान से कहा कि हमें आधा धन गरीबों को बांट देना चाहिए। लेकिन किसान की उल्टी खोपड़ी में भला यह बात कहाँ से आती। उसने कहा, धन को बांट देने से भला हमें क्या फायदा होगा? आधा धन बेकार ही जाएगा। यह जरूरी तो नहीं कि हम उस आदमी की बात मान ले। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के 2 हिस्सों में बांटने का सोचा। इतने बड़े पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता वह किसान तथा पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहता। जब गांव के धनवान व्यक्तियों और जमींदारों ने सुना कि उस किसान को कहीं से इतना धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई।
उनमें से एक ने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े मालदार हो गए हो, बताओ तो सही कि वो धन तुम्हें कहाँ से मिला। किसान मूर्ख तो था ही, उसने सारी बात जमींदारों को बता दी। तब जमींदार लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा ही करें, शायद कभी हमारी भी तकदीर खुल जाए और हमें भी अशर्फियों से भरा घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने अपने घर चले गए। धन पाकर किसान को बड़ा अभिमान हो गया। किसान ने सोचा कि अब मैं गांव का सबसे धनवान हो गया हूँ, जमींदार भी मेरे सामने दबता है, अब मुझसे कोई आंख नहीं मिला सकता। अब तो किसान ने गरीबों से बेगार लेना तथा उन्हें सताना शुरू कर दिया। उसके विरुद्ध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींदार भी उससे दबता था। लोग उससे बहुत दुखी हो गए। उधर जब जमींदारों और दूसरे धनवानों ने अपने खेत जुतवाए तो उनमें कुछ नहीं निकला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार हो गए। अब जमींदार को किसान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि किसान ने हमें मूर्ख बनाया है, उसे यह धन कहीं से नहीं मिला है, बल्कि उसने कहीं से उड़ाया है। यह सोचकर जमींदारों ने उस किसान पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले करवा दिया और वह धन जमींदार ने गांव वालों को बंटवा दिया। किसान को घमंड का फल मिल गया था। यह कहानी कई सालों पुरानी है। वह दौर राजाओं का दौर था। उस दौर में केवल राजा ही सबसे ज्यादा अमीर होता था। एक राजा के राज्य में कई गरीब आदमी थे। उनमें से एक गरीब आदमी जिसका नाम भोलू था। एक दिन वह राजा के पास गया। राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उलझुल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सबसे पहले मैंने ये कहा था
कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा कि तीसरी और चौथी बात का मतलब समझाओ। एक बार की बात है, झांगिया नामक गांव में गोपाल नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोग भी उसकी दुकान से मिठाई लेकर जाते थे। बाबा आज दूसरे गांव जाकर गोपाल की दुकान से मिठाई ला दीजिए। हाँ हाँ बेटी, अभी लेकर आता हूँ। गोपाल और उसकी पत्नी भीमा देसी घी की मिठाई बनाकर ही बेचते थे। और तो और मिठाई बनाने के लिए शहर में जाकर अच्छा सामान लेकर ही मिठाई में डालते थे। इसी वजह से उसकी मिठाई सभी को पसंद आती थी। बहुत मिठाई की बिक्री के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था और वो दोनों मियाँ बीवी इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन गोपाल फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। उसने ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। उसके लिए वह उसी समय शहर गया और वहां से एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया। चुंबक को उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे कि वह घपला कर सके। एक बार एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए गोपाल को बोला। गोपाल ने तराजू पर चुंबक को लगाकर जलेबी तोल कर दे दी, जिससे उसको ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया। तुम्हें पता, आज हमको रोज से 2 गुना मुनाफा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतना कैसे हो गया? मैं शहर गया था और वहां जाकर मैं चुंबक ले आया और वह चुंबक मैंने तराजू पर लगा दी, जिससे मुझे इतना भाड़ा मुनाफा हुआ। जी, आप ऐसा काम क्यों करने लग गए? अच्छा खासा हमारा काम चल रहा था, हम अपने हक का कमाया हुआ खा रहे थे। आप इतना गलत काम क्यों करने लग गए? आप ऐसा न करें और अपना काम ईमानदारी से करें। लेकिन गोपाल ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और यह काम चालू रखा, क्योंकि इससे उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। गोपाल का लालच बढ़ता गया। एक दिन गोपाल की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। गोपाल ने चुंबक लगाकर ही जलेबी को तोला और उसको दे दी। रवि ने जब जलेबी को देखा तो उसने मोहन को बोला, ये तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं? इस पर गोपाल गुस्सा हो गया और रवि से बोला, मुझे और भी बहुत काम है। तुमको लेकर जाना है तो ले जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी को लेकर अपने घर चला गया और घर जाकर उसने खुद से उस जलेबी को तौला, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर गोपाल की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि ने सभी गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाना शुरू कर दिया। यह देखकर गोपाल डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है?
यह सुनकर रवि लोगों से बोला कि क्या आप जादू देखोगे? आप जो भी इसमें तोलोगे वह कम हो जाएगा। उसने यह करके दिखाया और इसके बाद उसने गोपाल के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई। यह कहानी जमुना नगर के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने वाला परिवार रहता था। इस परिवार की महिला, जिसका नाम रागिनी था, वह बहुत ही दयालु महिला थी। उसका एक पुत्र था जो कि शहर में नौकरी करता था। रागिनी के घर रोज एक बाबा आया करता था जो कि उससे दिन के समय में एक टाइम का खाना खाया करता था। वो रोज उसके घर आता और रागिनी उसे 2 रोटी खिला देती। बेटी, तुम मेरे लिए रोज खाना लेकर आती हो। बहुत ही दयालु हो तुम। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? बाबा, मेरे परिवार में मेरे पति और मेरा एक बेटा है। हम थोड़े से गरीब हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए मेरा बेटा अपनी पढ़ाई के साथ साथ शहर में जाकर काम भी करता है। इतनी महंगाई में भी तुम मुझे 2 रोटी खिला देती हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। वो बाबा उसे रोज दुआएं देता था। एक दिन रागिनी की अपने पति से पैसों को और घर के राशन को लेकर बहुत लड़ाई होती है, जिसके कारण रागिनी बहुत ही दुखी और गुस्से में बैठी होती है, क्योंकि रागिनी को लगता था कि इस लड़ाई की जड़ वो बाबा है। और उसी दिन वो बाबा उसके घर आता है, तो रागिनी को पहले ही इतना गुस्सा होता है कि वो अपना गुस्सा उस बाबा पर निकालने के लिए उसके लिए रोटी बनाती है और रोटी में जहर मिला देती है। बेटी, आज मेरे लिए किसी ने पहले से ही खाना बनाकर रखा था, तो मैं खा आया हूँ। लेकिन अगर अब तुमने भी बना लिया है तो मैं यह खाना अपने पास रख कर ले जाता हूँ और दोपहर में खा लूंगा। बाबा अभी रास्ते में जा रहा होता है कि उससे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि बहुत परेशान बैठा होता है। वो बाबा उसके पास जाकर उस लड़के से बात करके पूछता है कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर बहुत उम्मीद थी। घर में राशन भी कम था और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं पैसे लेकर घर आऊंगा। मेरे माँ और बाप पैसों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? इतना दुखी मत हो बेटा। ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा भी खोल ही देता है। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। मेरे पास 2 रोटी है। तुम यह खा लो और अपने घर जाकर अपनी माँ को सब सच बता दो। इतना कहते ही वो लड़का उस रोटी को खा लेता है और रोटी को खाते ही लड़के के मुंह से झाग निकलने लगती है और लड़के की मौत हो जाती है। लड़के की मौत के बाद उस बाबा को पता चलता है कि रोटी में जहर मिला दिया गया था। फिर बाबा उस लड़के का संस्कार खुद ही कर देता है और कुछ दिन तक वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं आता। फिर कुछ दिन बाद बाबा फिर से उसी गांव में जाता है और रागिनी को घर के बाहर देखता है कि रागिनी रो रही होती है। रागिनी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बाबा, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है और मैं उसका आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाई। किसी ने बताया कि एक बाबा ने उसका संस्कार कर दिया था। मुझे मेरे बेटे की मौत की वजह भी नहीं पता चली और मुझे यह भी नहीं पता कि वो बाबा कौन है और मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। मैं बताता हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई और वो बाबा कौन था जिसने उसका संस्कार किया। जो रोटी तुमने मुझे खाने के लिए दी थी, वो रोटी में तुमने जहर मिलाया हुआ था और मुझे तुम्हारा बेटा रास्ते में रोता हुआ मिला और मैंने उससे रोने की वजह पूछी और बाद में उसको वही 2 रोटी खाने को दे दी जिसमें तुमने जहर मिलाया था। अगर मुझे पता होता कि उसमें जहर है तो मैं उस मासूम को यह रोटी नहीं खिलाता। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारे ही बच्चे की जान ले ली। यह सुनकर रागिनी बहुत दुखी होती है और अपने किए पर पछताने लग जाती है।
दोस्तों, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो बुरा किसी का नहीं, हमारा होने वाला होता है। इसलिए सबका भला सोचने से ही खुद का भला होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। एक गुरु और शिष्य जिसका नाम राघव था, वह जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। राघव ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और ऊपर से आंधी तूफान भी आ रहा है। अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने अपना सर हिलाया और वो पास ही के गांव में चले गए। वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। आप यहाँ जब तक चाहो रुक सकते हो बाबा। इतने में ही बाबा की नजर अंदर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सोने के लिए चले जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, गुरुजी राघव के साथ भैंस को लेकर चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 20 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी होती है। वो आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं। आप वो काम करने से पहले बहुत सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आपने अपने अंदर देखिए कि भैंस जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। यह कहानी वारपाल गांव की है। यहाँ एक श्याम नाम का किसान रहता था। श्याम एक छोटा किसान था जिसके पास पूर्वजों की 2 बीघा जमीन थी। श्याम अपनी पत्नी, बेटे दया और बेटी राबिया के साथ अपने वारपाल गांव में रहता था।
श्याम यूं तो एक छोटा किसान था, पर एक बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गांव के और छोटे किसान जहां अपनी उपज की बची हुई धनराशि से अपने खेत को बढ़ाने में लगे हुए थे, वहीं श्याम अपनी उपज की बचत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगा हुआ था। यही सोच श्याम को अपने गांव के किसान भाइयों से अलग करती थी। गांव के किसान लोग अपनी जमीन को 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20 बीघा करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ खेतों में काम करवाते। वहीं श्याम अकेले ही काम करता और अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजता। 10 साल बीत जाने के बाद जहां गांव के किसानों की जमीन बढ़कर 2 से 4, 5 से 10 बीघा हो गई, वहीं श्याम की जमीन 2 की 2 बीघा ही रही। पर श्याम ने 10 सालों में अपनी मेहनत से जो कमाया था वो दूसरे किसानों ने नहीं कमाया। श्याम के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे संस्थान में नौकरी कर रहे थे। बेटा दया एक बड़े प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा था और बेटी राबिया अस्पताल में डॉक्टर बन गई थी। उसी 2 बीघा जमीन की आमदनी से श्याम ने अपनी बेटी की शादी भी अच्छे लड़के से कर दी। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। अपने बेटे की सफलता से दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। इसी बीच श्याम ने अच्छा रिश्ता देखकर एक अच्छी लड़की से दया की शादी करवा दी। विवाह समारोह खत्म होने के 10 दिन बाद दया अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। श्याम और उनकी पत्नी की भी उम्र बढ़ रही था। कभी कभार तबीयत खराब हो जाती थी। जब कभी तबीयत खराब हो जाया करती तो दया की माँ फोन करके दया को गांव बुलाया करती थी। इससे दया को बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी से बचने के लिए दया और उसकी पत्नी ने अपने पिता श्याम को 2 बीघा जमीन बेच देने की सलाह दी और साथ आकर शहर में रहने को कहा। श्याम ने जमीन बेचने की बात सुनते ही फोन काट दिया और गुस्से में अपनी पत्नी को कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम दया को फोन मत करना, मुझसे जमीन बेचने को कह रहा है। वो जमीन जिसने हमें जीवन दिया, उसको नौकरी दी, उसी जमीन को बेचने की बात कर रहा है, मूर्ख। दया भी इधर गुस्से में अपनी पत्नी से कह रहा था कि पता नहीं पिताजी की 2 बीघा जमीन में कौन सी जान अटकी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। बीमारी की वजह से दया के माता पिता की मृत्यु हो गई। दया को बहुत दुख पहुंचा था अपने माता पिता के मृत्यु से। एक दिन दया ने अपनी पत्नी से कहा कि गांव में अब रहने वाला कोई है नहीं, तो वो 2 बीघा जमीन को बेच देने में ही भलाई है। अगली बार जब गांव जाऊंगा तो जमीन को अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। दया के माता पिता को गुजरे हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे कि अचानक बाजार में मंदी का दौर चला आया और बहुत सी कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिसमें एक नाम दया का भी था। दया बहुत परेशान हो गया था। उसको सदमा लग गया था, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दया को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उसके पास नौकरी नहीं है। लाखों चिट्ठियां अनेक लोग रोज कंपनी को भेजते पर कोई जवाब न मिलता। दया ने भी दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी पर उसका भी कोई जवाब न आया। एक वक्त आया कि जब दया के पास मकान के किराए के पैसे देने भर के पैसे नहीं बचे थे। ऐसे सख्त हालत में दया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों न हम लोग कुछ दिन के लिए आपके गांव चलते हैं, आपके पिताजी के घर। दया के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दया अपनी पत्नी को लेकर अगले दिन अपने गांव चला गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद दया ने गांव के दूसरे किसानों की मदद लेकर अपने खेत में फसल उपजाई। दया खेती करके अपना और अपनी पत्नी का जीवन पोषण 3-4 वर्षों तक करता रहा। दया खेती भी करता और नई नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में दरख्वास्त भी भेजता रहता। इस दुख के क्षण में दया अपने पिता श्याम और अपनी माँ को बहुत याद करता। दया की पत्नी भी अपने सास ससुर को ढेरों दुआएं दिया करती और बोलती दया से कि अगर आज आपके पिताजी की 2 बीघा जमीन न होती तो हम लोग कहीं के न रहते, सड़क पर आ गए होते।
दर-दर भटकने को मजबूर हो गए होते। जिस जमीन को हम लोग बेचने की बात करते थे, आज वही जमीन हमें नया जीवन दे गई। इसी दौरान दया जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी से दया को नौकरी के लिए चिट्ठी आई। दया और उसकी पत्नी चिट्ठी देखकर बहुत खुश हुए। दोनों लोग फिर से शहर को चले गए और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब दया 2 बीघा जमीन को बेचने की कभी बात न करता अपनी पत्नी से। दया छुट्टियों में अपने गांव भी जाता और अपने खेत में कुछ फसल भी उपजाता। दया को एहसास हो गया था कि क्यों उसके पिता शाम गुस्सा हो जाते थे जब वो 2 बीघा जमीन बेचने की बात करता था। दया को पता चल गया था कि परेशानी और दुख के क्षण में अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद ही हमारी मदद करती है और हमें अपमानित होने से बचाती है।